Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Van Naren, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम फाइनली हमारा जो कंसेप्ट है, जो एनवायरनमेंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, हमारा कंसेप्ट है वो फाइनली एंड पे आ गया है। हमने बिगनर लेवल क्वेश्चंस, इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी। अब हम कर रहे हैं आज अचीवर्स लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे कि आपको मालूम है, ये सबसे एडवांस लेवल क्वेश्चंस होंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ना सिर्फ कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, बल्कि अगर आप देखें तो हम उसको करंट अफेयर्स में भी बहुत कवर कर चुके हैं, शॉर्टी नोट सीरीज़ में भी कवर कर चुके हैं, और काफ़ी कुछ उसका जो पार्ट है वो अगर आप देखेंगे तो हमने जो किंगडम एनिमिलिया या किंगडम जब प्लांटे किया था तब भी हम काफ़ी कुछ उसमें कवर कर चुके थे, स्पेशली किंगडम प्लांटे में। मतलब हमने फॉरेस्ट वगैरह और बाकी सारी जो चीज़ें थी काफ़ी कुछ उसमें कंप्लीट हमने कर लिया था, राइट। अब आपको ये मालूम है कि एनवायरनमेंट जब हमने पढ़ा तो हमने एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स भी पढ़े, हमने कौन सी कन्वेंशन, कौन सी ट्रीटीज़ हैं वो भी पढ़ी। आपको मैं बार बार इस पे एनवायरनमेंट पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव हो गया है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है, जिस तरह के अभी आपको मालूम है कि हालात हमारे चल रहे हैं, तो इस साल अगर आप देखते हैं अमृत महोत्सव जो चल रहा है हमारे यहाँ, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा फोकस जो है हमारा वो सोलार एनर्जी पे, थर्मल एनर्जी पे, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ पे, और क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये इनिशिएटिव आपको बहुत ज़्यादा ऊपर दिखेंगे। तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि जब इतना ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है तो सवाल भी इसमें से बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। अब इनको हम जल्दी करेंगे, इसलिए कर लेंगे क्योंकि वी विल नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम इन दिस। हम ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं। मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो आपको मालूम है कि आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ली जाती, आपको कोई पैकेज परचेज नहीं करना होता। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना होता है, और हम एक एक टॉपिक को बहुत गहराई में और पूरी तरह समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस। और सबसे पहला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो सवाल है इसमें बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम एक्रोनिम की बात करते हैं तो इसको नॉर्मली नीरी के नाम से जाना जाता है। तो ये शायद अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं फोकस की, तो इसमें एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग दोनों को मिलाया जाता है, एंड दे टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नाउ एज यू नो, हमने जब कंसेप्ट पढ़ा था एनवायरनमेंट का तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें की थी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूएन ने अभी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमें दिए हैं, जिसको आप मोटे मोटे तौर पे SDGs बोलते हैं, ठीक है। और पॉइंटर्स में दिए हैं बाकायदा, 1 2 3 4 करके पॉइंट दिए हैं इन्होंने, और इसमें सब कुछ कवर होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका एनवायरनमेंट आ जाए है, इसमें आपकी ज़मीन के ऊपर की दुनिया भी आती है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, इसमें सब कुछ, इसमें मतलब और भी चीज़ें हैं इसमें देखा जाए तो, एजुकेशन भी है, साक्षरता है इसमें। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं इकोनॉमिक, जिसको बोलते हैं कि एक इक्वालिटी की बात होती है, जेंडर डिस्पैरिटी की अलग हटाने की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें से एनवायरनमेंट भी, कई ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब बहुत 2-3 चीज़ें मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं नॉट एट द कॉस्ट, 2 चीज़ें होती हैं उसकी। पहली चीज़ तो ये कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम अभी पूरा एग्जॉस्ट कर लें और आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ भी ना बचे या कुछ भी हम ना छोड़ें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम इतना ही लें नेचर से या प्रकृति से या एनवायरनमेंट से जितना वो हमें देना अफोर्ड कर सकती है, हम ओवर एक्सप्लॉइट ना करें रिसोर्सेज को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली रिसर्च और शोध का काम किया जाता है, स्टडीज की जाती हैं जो कि काम करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और बात करती हैं कि भाई किस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट रीप कर सकते हैं फ्रॉम दी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एट हैंड। तो इसके ऊपर बात की जाती है, और ये
दोनों ही क्षेत्रों में बात की जाती है, इंजीनियरिंग की बात की जाती है एनवायरनमेंट से जोड़ के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इसके जो अभी जो इसके हेड हैं उनका नाम जो है वो अतुल वैद्य है, ठीक है। अतुल वैद्य इसके हेड माने जाते हैं और इसको जब स्थापित किया गया था तब इसको जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो वो सेरी है, ठीक है। सेरी इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। ऑलराइट, अब इसमें आज की डेट में आपको एक और बात बता दूं, इसमें कुछ नाम आपको सुन के वैसा लगेगा कि कुछ चीज़ें जो हैं बहुत आपको अलग सी लग रही होंगी। एक आपने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सुना होगा जिसमें बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, बहुत खूबसूरत बनी हुई बिल्डिंग है वो, बहुत पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है वो, और अक्सर बहुत मोहब्बतें से लेकर आपकी कौन कौन सी मूवीज़ हैं यार, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर तक कहा जाता है वहाँ पर शूट हुई है। तो वो जो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना, वो जो फेमस सा है वो देहरादून में है, ठीक है, वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये नीरी की बात हो रही है और ये नीरी जो है ये है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी चीज़ें समझ ली हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको मालूम है, हेड जो है उनका नाम आपको मालूम है, अतुल वैद्य इसके हेड है फिलहाल, और नीरी इसको कहा जाता है और ये काम करती है किस पे, रिसर्च इंस्टीट्यूट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करती है। फोकस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नए नए शोध करना है जहाँ पे एनवायरमेंट और इंजीनियरिंग दोनों आयामों को साथ में लाया जाए, और बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ये माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज नोन एज द लैंड ऑफ बिग गेम्स। आपको मालूम है जब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, दो तरह के मैंने आपको इकोसिस्टम्स बताए थे, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल बात की थी और हमने बात की थी किसकी, एक्वेटिक की। तो ये जाहिर सी बात है जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे नाम ये सारे टेरेस्ट्रियल के हैं। अब इसमें जो लैंड ऑफ बिग गेम्स है इससे आप मतलब एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, लैंड ऑफ बिग गेम्स क्या मतलब हमें समझ में आ रहा है कि बिग गेम्स, व्हाट वी मीन बाय बिग गेम्स। आप वो वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, आजकल तो वीडियो गेम नहीं होते, आप लोग तो PS वाली जनरेशन है, तो वो खेलते हैं, तब उसमें क्या देखते हैं कि कोई चेस कर रहा है, कोई पकड़ रहा है, दीज आर काइंड ऑफ गेम्स दैट यू प्ले, राइट। इसमें आपको मालूम है एक गन है, एक शूट डाउन कर रहा है एंड चेस हो रहा है एंड रनिंग हो रही है एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो इसको अगर हम बिग गेम से कनेक्ट करते हैं तो व्हाट वी मीन इज कि एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहाँ पे इतना इस तरह का माहौल है या इस तरह का पूरा अगर आप देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस जहाँ पे ग्रासलैंड है, मॉडरेट हाइट के आप देखते हैं तो वास्ट ग्रासलैंड्स हैं, मॉडरेट हाइट के पेड़ हैं, और वहाँ पे पूरी जिसको आप प्रजाति कहते हैं अराउंड द ईयर ये देखा जाता है कि वहाँ पे हर्बीवोर्स भी हैं, मतलब प्लांट कंज्यूमिंग हर्बीवोर्स भी बहुत हैं, और उनको कंज्यूम करने वाले कार्निवोर्स की संख्या भी बहुत है जानवरों की, राइट। तो ये जो चेज और पकड़ने का और छुपने का और लुका छुपी का जो खेल है ये राउंड द ईयर चलता है, एंड दी वन स्पीशीज इज किलिंग द अदर स्पीशीज एंड अदर स्पीशीज इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट टू गेट इट्स न्यूट्रिशन। तो ये जो साइकिल है फूड चेन जो है वहाँ की, वो बहुत आप कहेंगे कि बहुत ही पकड़म पकड़ाई वाला काम जो है वहाँ पे साल भर चलता है, ठीक है। तो इसको जो अगर कहेंगे, अगर आप समझ चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं सेवेनास की, और सेवेना जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है अफ्रीका, है ना, सबसे बड़ा आता है हमारे दिमाग में नाम अफ्रीका। तो आपको मालूम है कि लैंड ऑफ बिग गेम्स या बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है इसको, ठीक है, बिग गेम कंट्री भी कहते हैं इसको। तो कौन सा हो गया, यू आर टॉकिंग अबाउट सवेना। नाउ मैनग्रोव फॉरेस्ट इन एशिया आर लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन, आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, राइट। मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव स्वॉर्म्स भी इनको कहा जाता है। ये अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है सुंदरबंस जो हैं हमारे यहाँ के, वो सबसे बड़े पूरी दुनिया में अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट की आप बात करते हैं तो उससे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट कहीं पे भी नहीं है, राइट। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की, तो सबसे बड़ा कवर जो है वो इंडोनेशिया में है, ठीक है, सबसे बड़ा कवर जो है वो इंडोनेशिया में है। इंडिया में सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है पूरी दुनिया का, जो कि आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, जो हमारे यहाँ कहाँ माना जाता है, वेस्ट बंगाल में माना जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है, इंडोनेशिया में तकरीबन इसको माना जाता है 17 to 19%, अभी एक आंकड़े के हिसाब से 19% बोला जा रहा है, पहले 17% इसको माना जाता था, ठीक है। 19% जो कवर है वो इंडोनेशिया में है। इसके बाद नंबर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का,
ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास कवर माना जाता है, जो कि आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। और फिर आ जाता है नंबर ब्राज़ील का, ठीक है, फिर आ जाता है नंबर ब्राज़ील का। ब्राज़ील का जो है वो है तकरीबन 7%, राइट। तो फर्स्ट कौन सा हुआ आपका? इंडोनेशिया हुआ, सेकेंड आपका हुआ ऑस्ट्रेलिया, एंड थर्ड आपका हुआ ब्राज़ील। गॉट इट? तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट एशिया में लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड है इंडोनेशिया में, क्योंकि बाकी जो है वैसे भी एशिया की अगर हम बात करते हैं तो एशिया में तो सिर्फ इंडोनेशिया ही आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट हो गया, ये ब्राज़ील बिल्कुल अलग जगह पे हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। बट ये हम वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी इंडोनेशिया ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे विश्व में पहले नंबर पर ही आता है। 17 से 19% कवर जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट का है। All right. अब द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर की अगर हम बात करते हैं तो अगेन ये जो ग्रीन डेवलपमेंट है इसमें बात जो है पूरी, अगर इनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी किताब जो है वो बात कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन वर्ड जो कि आप बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज या एनीथिंग पर्टेनिंग टू इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड की अगर बात करेंगे हम तो बेसिकली अगर आप इस किताब की बात कर रहे हैं तो वो पूरे का पूरा इसी कंटेक्स्ट में डील करती है, दैट डील्स विद द ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ। और आगे का अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है इसमें। और इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम एम एडम्स। विलियम एम एडम्स जो हैं वो इसके राइटर है। पूरा का पूरा फोकस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, इसलिए मैं बार बार आपको, मैंने पहले भी जब पढ़ाया था कंसेप्ट भी, तब भी मैंने बहुत फोकस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। मैं अभी फिर बहुत फोकस कर रही हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। आपको इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस में भी, बिगनर्स में भी आपको ये कुछ टर्मोलॉजीज जो होती है ना बिल्कुल रट लेनी चाहिए। इसको बोलते हैं ना घोल के पी जाओगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, या आप बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर आपने बात की, ओजोन डिप्लीशन, ये ऐसी टर्मोलॉजीज, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो इसका जिक्र जो है वो बार बार आएगा ही, राइट। तो आप बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम एम एडम्स या WM एडम्स। सी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ फाइंड होती है? बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोर्स एज यू नो, जैसे मैं बार बार बताती हूँ, वी हैव टू डिवाइड द टर्म इन टू थिंग्स। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा चर्चा भी की है, पूरा कॉन्सेप्ट भी बनाया है बायोडाइवर्सिटी पे भी और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आपको मालूम है कि बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होती है। अब सबसे बड़ी बात देखो कि एक ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे टेम्परेचर जो है या वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल रहें, एवरेज रहें, बहुत एक्सट्रीम पे ना हो, बहुत एक्सट्रीम गर्मी ना हो, बहुत एक्सट्रीम ठंड ना हो, ऐसी जगह पे हो सकती है, राइट। या फिर अगर आप बात करते हैं तो एक ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम से कम औसतन रेनफॉल बेटर हो, राइट। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे ये सारी कंडीशंस मिलती हों। अगर आप इसमें बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आपको मालूम है कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ये चीज़ संभव नहीं है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ज़्यादातर बहुत ठंडी जगहों पे होते हैं। आर्कटिक फॉरेस्ट भी आपको मालूम है नहीं होती। यहाँ पे कॉनिफेरस, आपको मालूम है कॉनिफेरस आपने ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा है, राइट। जब हमने किंगडम प्लांटे किया था तो मैंने आपको कॉनिफेरस ट्रीज़ भी बताए थे। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पाइन का, राइट। तो आपको मालूम है पाइन वगैरह कहाँ उगते हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया। आर्कटिक फॉरेस्ट का भी कट गया। टेम्परेट फॉरेस्ट में रेनफॉल कई बार बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स एंड लैंडफॉल्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं, तो ये भी उतना नहीं है। तो आंसर आपका बचता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका आंसर बचता है। इसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे एक नाम आपने सुना होगा बार बार बहुत नाम लिया जाता है जब हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले रेन फॉरेस्ट कौन सा आता है हमारे दिमाग में? अमेज़न रेन फॉरेस्ट,
राइट। सबसे पहले जब हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जो नाम आ जाता है बड़ा सा, वो आ जाता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसमें अगर आप बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है कि जितना ऑक्सीजन हमें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से मिलता है उतना किसी भी और जगह से नहीं मिलता। अगर अर्थ पे अगर आप बात करते हैं, ठीक है, अर्थ पे अगर आप ओशंस की बात करते हैं तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। प्लैंकटन्स वगैरह आ जाते हैं, फिर उनका रोल आ जाता है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज द हाउस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है, या लंग्स ऑफ अर्थ भी इस वजह से इसको कहते हैं। लंग्स ऑफ अर्थ तो बेसिकली फॉरेस्ट को कहा जाता है, लेकिन अगर आप लंग्स ऑफ अर्थ इन द सेंस आप कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। इसमें आपको मालूम है तकरीबन माना जाता है, मोटे मोटे तौर पे जो आकलन है इसमें किया जाता है कि इसमें 1,25,000 प्रजातियां हैं सिर्फ वर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स की प्रजातियां जो है 1,25,000 सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स की प्रजातियां यहाँ पे रहती हैं। और तकरीबन यहाँ पे माना जाता है कि 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज यहाँ पे पाई जाती हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकार के 40,000 प्रजाति के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप सोचिए कितना रिच फ्लोरा फौना होगा। उतनी ही प्रकार की यहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं। अगर आप बात करते हैं फिशेस की तो उतना ही डायमेंशन है। आप एम्फीबियंस की बात कर लीजिए, उतने ही पाए जाएंगे। आप एव्स की बात कर लीजिए, वो भी उतने ही पाए जाएंगे। तो काफ़ी सारी जो इनकी संख्या है, मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है आपको अगर पता करना हो तो आपको मिलती है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और अमेजॉन रिवर के बारे में तो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी है ना। रिवर की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि कुछ वहाँ पे कहा जाता है कि कुछ इस तरह की मछलियाँ भी हैं, प्रजातियाँ भी हैं, जिनके बारे में अभी तक जो है साइंटिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट या जूलॉजिस्ट जो हैं वो अभी तक भी पता नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। कहा जाता है कि अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। और ये सेम चीज़ बोटानिस्ट की भी कहने की है। उनका भी कहना है कि अभी ऐसी और भी वहाँ पे प्रजातियाँ हो सकती हैं पेड़ पौधों की, वनस्पति की, जिसको अभी हम नहीं जानते, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर आपने अमेजॉन की नदी की बात सुनी है तो आपने अमेजॉन नदी में तो आपने पिराना की बात सुनी होगी, राइट। पिराना ऐसी मछलियाँ हैं वहाँ पे, कहा जाता है इतने मैक्सिमम काइंड ऑफ कार्निवोर्स की भी वहाँ पे प्रजातियाँ हैं जो कि नॉर्मली आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो ये तो बात हो रही है अमेजॉन की, लेकिन इन जनरल ऑल्सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी। नाउ एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाय, एसिड रेन जब हमने पढ़ा था पोल्यूशन और द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन तब हमने बात की थी। एसिड रेन्स आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं कि ऊपर से जब वाटर वेपर्स और वाटर साइकिल में जब आपको मालूम है जब पोल्यूटेंट्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं और पानी के साथ वो नीचे बरसते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि वो जो बॉडी ऑफ वाटर है, जो बाकी बॉडीज़ हैं वाटर की, उनको भी कंटामिनेट करती है। और क्योंकि वो आसमान से बारिश के तौर पे बरसती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी कंटामिनेट करती है। ना सिर्फ वो आपके लिए वैसे हैजार्डफुल है कि वो ऊपर से बरस रहा है पानी के तौर पे, लेकिन वो आपकी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी, नदी नाले समंदर तालाब, उनके पानी को भी कंटामिनेट करती है। और वो कौन सी है, अगर मैं बात करूँ नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये जो दो गैसेज हैं ये मानी जाती हैं कि क्या करती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक चली जाती हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, ये एसिड रेन बन के फॉल करती हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण जो है, एयर पोल्यूशन का, वो एसिड रेन्स माना जाता है और वो कॉज होता है इन दो गैसेस की वजह से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल 500 अवार्ड की। ये किस क्षेत्र में अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। ग्लोबल 500 अवार्ड जो है बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता था जब आप बात करते हैं इसकी। इसको 1987 में शुरुआत की गई थी, इसकी 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता था, व्यक्ति को या संस्थान को जो किस फील्ड में काम करता था, कार्यरत था। मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले तो वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में जो काम करते थे। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो भी कोई कर्मठता से काम करता था, चाहे वो एक संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, विशेष हो, उसको ये दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि 2003 तक इसको ये बात की गई कि ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर जो है वो आया, ठीक है, रोल ऑफ ऑनर आया। इसके बाद 2003 तक, ठीक है। और 2003 के बाद क्या हुआ, 2003 के बाद 2000 अगर आप इसमें देखते हैं
2003 के बाद 2005 में इसको यूनेप ने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? चैंपियंस अवार्ड के साथ, चैंपियंस ऑफ एनवायरनमेंट, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के साथ, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के साथ। ठीक है, यूनेप ने किया। यूनेप कौन है आपको मालूम है? जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस की कौन है वो? एक आर्म है, एक ऑर्गन है किसके लिए? जो काम करता है किसमें? एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो उसने इनको चेंज कर दिया, तो उसके बाद चैंपियंस ऑफ अर्थ हो गया, तो तब से इसका नाम जो है वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आपको मैं एक और एडिशनल जानकारी दे देती हूँ, वो ये है कि अगर आप बात करते हैं 2018 की, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको साथ में मतलब जॉइंट में मिला था उनको, जो फ्रेंच जो स्टेट ऑफ जो हेड ऑफ द स्टेट हैं एमैनुअल मार्कोस, उनके साथ दिया गया था 2018 में ये अवार्ड दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था उनके काम के लिए। किस क्षेत्र में? सोलार एनर्जी के क्षेत्र में, सोलार एनर्जी के लिए जो उन्होंने काम किया था उसके क्षेत्र में। और 2019 में, 2018 में ये मिला, और 2019 में अगर आप काउंट करेंगे तो कोस्टा रिका को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एडिशनल जानकारी। अब आ जाते हैं अपन 8वें प्रश्न पर। चिपको मूवमेंट कब हुआ था या किसके अगेंस्ट था? चिपको मूवमेंट आपने नाम सुना होगा जब आपने बड़े मूवमेंट की बात की है, या बड़े मूवमेंट आपने जो सुने होंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, तो बहुत बड़े मूवमेंट के तौर पे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत बड़े मूवमेंट के तौर पे उभरा था। और शुरुआत जो है, स्पार्क जो है वो छोटी सी बात से हुआ था। 1973 में शुरुआत हुई इसकी, 1973 में शुरुआत हुई इसकी, और ये आप मान सकते हैं कि अलकनंदा वैली में इसकी शुरुआत हुई, मतलब इसका पहाड़ों में इसकी शुरुआत हुई। और हुई क्यों थी कि वहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे, जो स्थानीय लोकल लोग थे, उनको क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उनको कुछ पर्टिकुलर जो पेड़ थे, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ जो पेड़ थे, जो ग्रोथ थी, जो फॉरेस्ट के पेड़ थे, वहाँ पे उनका जाने के लिए उनकी मनाही कर दी कि आपको अगर कोई टूल बनाना है या एग्रीकल्चरल टूल बनाना है तो आप उसके लिए पेड़ नहीं काट सकते। तो गवर्नमेंट ने मनाही कर दी। अब हुआ ये कि बात, दिक्कत ये नहीं थी कि गवर्नमेंट ने मनाही उस चीज़ की कर दी, इनको दिक्कत इस बात से थी कि उसी टाइम पे, उसी समय पे पास की जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया एक एक्सपोर्टिंग कंपनी को। ठीक है, और वो जो ये डिफॉरेस्टेशन का काम था वो बहुत बड़े स्तर पे करने लग गए। तो इनका जो आंदोलन था, पहली बात तो वो शुरुआत यहाँ से हुई कि एक तरह से आक्रोश के तौर पे स्टार्ट हुआ कि आप हमें तो थोड़े बहुत पेड़ भी जो है वो काटने नहीं दे रहे, और आपने साथ की जो पूरी ज़मीन है वो आपने एक एक्सपोर्टिंग कंपनी को दे दी, और वो धड़ल्ले से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। राइट, तो वहाँ से जो सोच है, जो चालू हुआ वो वहाँ से हुआ। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप बात करते हैं तो ये बात, मूवमेंट ने जोर कहाँ से पकड़ा? पूरी तरह से नॉन वायलेंट मूवमेंट था, साइलेंट मूवमेंट था। ऐसा कोई इसमें कोई आप कह सकते हैं कि कोई जिसको कहते हैं कि कोई उत्तेजना की या किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन इसमें इसी वजह से आगे चल के क्या हुआ कि जब ये पॉपुलैरिटी गेन करने लगा, तो इसमें अगर आपने नाम सुना हो बहुगुणा का, ठीक है, तो इसमें बहुगुणा जब जुड़े, बहुगुणा कौन थे? वो अनुयायी थे गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक रहे, वो इससे जुड़े इस मूवमेंट से, एस बहुगुणा, और उन्होंने फिर इसको देखा जाए तो लाइमलाइट में, उनके जुड़ने के बाद ये लाइमलाइट में गया। इसमें गौरा देवी भी जुड़ी, बहुत सारे लोग इसमें और भी एक्टिविस्ट इसमें जुड़े, और ये कम्प्लीटली नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि आगे जाके एक बहुत बड़े मूवमेंट में, एक पर्टिकुलर जगह की सोच को लेके, वो बहुत बड़े स्तर पे एक छोटे से मुद्दे को लेके उसने बहुत बड़े मुद्दे से उसको जोड़ दिया, और वो मुद्दा था डिफॉरेस्टेशन का। और उन्होंने कहा कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है, चीज़ें जो है, जंगल जिस हिसाब से साफ़ किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। और इंटरनेशनल मीडिया का, नेशनल मीडिया का, सबका बहुत ज़्यादा इस पे फोकस जो है वो उस पे चला गया। मतलब इसको अगर आप शुरुआत मानेंगे इसकी, तो अप्रैल 1973 में मानी जाती है। ठीक है, जो कि ट्राइबल लोगों ने या देहाती लोगों ने या वहीं के लोकल लोगों ने की थी। लेकिन ये मूवमेंट बढ़ते 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 बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था, इतना बड़ा आंदोलन बन गया था कि इसके ऊपर लाखों के लोग जो थे और एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर लेख लिखे, बहुत सारी जो चीज़ें थी इस पर हुई आगे जाके। ठीक है, तो आपको इसका जवाब पता चल गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन। पेड़ की जो कटाई थी, जंगलों की जो सफाई थी, उसके अगेंस्ट इसका मूवमेंट माना जाता है। अब
जब हम बात करते हैं ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज, ट्रांजिशनल जोन जो होता है बिटवीन दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं, ये मैंने आपको कहीं और भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था कि उसको बोला जाता है ईगो टोन। ठीक है, उसको बोला जाता है ईगो टोन। ईगो टाइप क्या होता है? ईगो टाइप होता है जब किसी प्रकार का एक एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में किसी प्रकार की स्पीशीज़ जो है वहाँ पे पाई जाती हैं, या उसमें उस तरह की क्या बोलेंगे आप उसको, उस तरह की स्पीशीज़ अगर वहाँ पे पाई जाती हैं उसको हम बोलेंगे ईको टाइप। इकैड अगर आप बात करें तो डिस्टिंक्टिव स्पीशीज़ की बात करता है, और इकोस्फेयर आप बात करते हैं जब आप बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स की। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। आंसर जो है इसका इको टोन है। ट्रांजिशनल जोन जो है टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको इको टोन कहा जाता है। Now, रामसार कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, रामसार कन्वेंशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया था। इनफैक्ट मैंने आपसे इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस में शायद ये भी पूछा था कि रामसार कन्वेंशन में रामसार क्या है, और अगर फिर इसने आपने इसका जवाब मैंने आपको दिया था कि एक सिटी का नाम है, ये बात हमने क्लियर कर ली थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपसे कहा था कि रामसार, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो उसको कंफ्यूज कर देते हैं, वो समझते हैं कि कोई ना कोई ये शहर है जो कि राजस्थान में है भारत के। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, या तो उसका नाम ऐसा लगता है रामसार या रामसर बोलते हैं उसको। उसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखेंगे तो गूगल पे भी अगर आप बोलेंगे भाई साहब से उसको ट्रांसलेट करने के लिए या उसका प्रोनाउंस करने के लिए, तो बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान, या कई लोग बोलते हैं कि गुजरात का कोई शहर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही आंसर गलत हैं। ये बेसिकली रामसार कन्वेंशन की बात हो रही है, 1970s में हुआ था ये, और ये वेटलैंड को बचाने के लिए किया गया था, उनके ऊपर फोकस था और उनके प्रिजर्वेशन की बात करता था। और रामसर एक जगह है जो कि आती है कहाँ पे, ईरान में, ईरान का एक शहर है ये। ठीक है, और उसके नाम से इस कन्वेंशन का नाम हुआ 1972 में। गॉट इट? तो आपको मालूम है रामसार कन्वेंशन जो है वो एसोसिएटेड है वेटलैंड कंजर्वेशन से। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस, या जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं GHG, राइट, GHG। अब ये क्या काम करती है, इसमें हमको मालूम है कि ये अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कवर के तौर पे तो काम करती है, लेकिन ये गैसेस क्या करती हैं, बेसिकली ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहती हैं और ये हीट को ट्रैप करती हैं। ठीक है, हीट को ट्रैप करती हैं, और कितना ट्रैप करती हैं, मतलब जितना ये रेडिएट करती हैं स्पेस में उससे ज़्यादा सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप करती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आपको आपकी जो बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है, आपके अर्थ का जो सर्फेस का टेम्परेचर है वो राइज करता है, राइट, और इसी वजह से इनको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। नाउ अब इसमें से अगर हम नाम सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको ने नाम मालूम है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में इतनी चर्चा हो रही है कि हमको क्या कम करना है, हमको क्या किसकी हमको मात्रा कम करनी है या घटानी है, अगर हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बचाना चाहते हैं, ग्लेशियर्स का पिघलना रोकना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज रोकना चाहते हैं, तो फोकस जो होता है वो किस पे होता है, वो फोकस होता है हमेशा CO2 पे, है ना। CO2 को बेसिकली इसके एमिशन को हमें रोकने की हम बात करते हैं। चाहे हम बड़े बड़े अकॉर्ड्स देख लें, चाहे हम बड़ी बड़ी ट्रीटीज़ देख लें, चाहे हम भारत का अपने आप में इंडिया का मिशन भी अगर हम देख लें तो कहाँ पे फोकस कर रहा है कि हमें 2070 तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन पे आना है, ये हमारा भी फोकस है। पूरी दुनिया में अगर आप फोकस करते हैं तो आप किसी भी अकॉर्ड को उठा के देख लीजिए, वो सारे, चाहे आप किगाली एग्रीमेंट से लेके क्योटो प्रोटोकॉल से लेके आप जाइए, आप वियना कन्वेंशन से बात कर लीजिए, आप किसी की बात कर लीजिए, आप अपने IPCC की बात कर लीजिए, आप COP26 की बात कर लीजिए, पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लीजिए, घूम फिर के बात आ जाती है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है, उनकी आपको जो मात्रा है वो आपको एटमॉस्फेयर में कम करनी है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। और इल इफेक्ट जो है, चाहे वो ट्रॉपिक पे जो होल है, जो ट्रॉपिक होल है ओजोन का, उसको चेक करने की बात हो, चाहे आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने की बात हो, चाहे क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने रोकने की बात हो, सब कुछ जो है इस पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये अकेली ऐसी गैस नहीं है बेचारी जो कि इस पे फोकस करती है। ठीक है, और भी अगर आप बात करते हैं तो उसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कहीं ना कहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, बाकी भी जो है कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले करती हैं। ठीक है, आपको जैसे मैंने एक बार बताया था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बात की जाती है कि वो एक ऐसी
ऐसी गैस है जो कि 300 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, अगर हम रेडिएशन ट्रैप करने की बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे बात नाइट्रोजन ऑक्साइड की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन आपको मालूम है इनर्ट गैस कहलाती है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस कहलाती है, और आपको मालूम है ये और ऑक्सीजन दोनों ही जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एजेंडा 21, अभी मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल और मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह बताया था, ठीक है। फर्स्ट अर्थ समिट 1992 हुआ कहाँ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में, ठीक है। और इस पे फोकस किया गया था। अगेन जब ये एजेंडा लिया गया था तब इसमें ये एजेंडा जो है एजेंडा 21 जो है वो शामिल किया गया था, और इस पे बात की जा रही थी। सबसे बड़ी बात और चर्चा का विषय यहाँ पे जो था वो एजेंडा 21 था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इसमें में बात की गई थी, ठीक है। तो आपको मालूम है फर्स्ट अर्थ समिट में ये एजेंडा जो है ये फोकस में रखा गया था। तो आंसर आपके पास क्लियर है, फर्स्ट समिट। और बाकी जितने आप देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर समिट या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल, ये तीनों चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। किससे रिलेटेड है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने जस्ट अभी आपसे चर्चा भी की थी, आप समझ गए होंगे कि ये मैंने आपको कहा था कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की या ओजोन डिप्लीशन की, उन्हीं से रिलेटेड है। आपको किससे स्पेसिफिकली रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। गुड। नाउ इसमें अगर बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी इन्वायरमेंटल हैजर्ड, इसमें अगर मैं बताऊं आपको कि अमलतास, नीम और बबूल जो है वो तो नहीं है, ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। बबूल, नीम तो बिल्कुल भी नहीं होता। नीम तो इनफैक्ट कहते हैं कि घरों में अगर आप लगाएंगे और नीम की अगर आप हवा जो है वहाँ से नीम से छनती हुई आएगी तो आपके लंग्स को प्यूरिफाई करने का काम करती है, तो वो भी नहीं है। अमलतास के पेड़ को भी आप नहीं कह सकते। अब इसमें आ जाता है नीलगिरी का पेड़ या यूकलिप्टस का पेड़, ठीक है। नीलगिरी का पेड़ या यूकलिप्टस का पेड़। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसके एलोपैथिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो ज़मीन जहाँ पे आप लगाते हैं यूकलिप्टस का पेड़, तो आप हमेशा देखेंगे फॉरेस्ट में यूकलिप्टस के पेड़ नहीं लगते, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर बार आपने यूकलिप्टस का पेड़ लगा दिया तो वहाँ पे कोई और खेती नहीं हो पाती, या जहाँ पे रेनफॉल जो है वो अगर एवरेज रेनफॉल है तो क्या होता है पूरा का पूरा जो जिसको आप कहते हैं ना कि पूरा बैलेंस जो है वो यूकलिप्टस का पेड़ बिगाड़ देता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम का। तो होता क्या है कि इकोसिस्टम में लगाने के लिए अगर आप बात करते हैं तो बहुत फेवरेबल ट्री नहीं माना जाता है इसको, क्योंकि क्या करता है, एक तो ज़मीन की फर्टिलिटी जो है उसको ख़राब कर देता है, क्योंकि वाटर का जो है एक तरह से बहुत ही अनबैलेंस्ड यूसेज हो जाता है वाटर का। और दूसरी बात होती है कि आप इसमें कोई आसपास कोई और पेड़ पनप नहीं पाता लॉन्ग रन में। और तीसरी बात आप ये कर ले सकते हैं कि इसमें यूकलिप्टस का अगर आप पेड़ लगा देते हैं तो आपको ये मालूम है कि बाकी आसपास का आप पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है उसको आप ठप कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल को भी डिसबैलेंस कर देता है। मतलब जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना उनकी भी जो साइकिल है वो भी कम हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल को भी ये इफेक्ट करता है। इसी वजह से यूकलिप्टस का पेड़ इकोसिस्टम में लगाने लायक पेड़ नहीं माना जाता या उसको एनवायरमेंटल हैजर्ड कंसिडर किया जाता है। हालांकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, यूकलिप्टस से नीलगिरी का तेल बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन इसको एनवायरमेंटल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब बायोगैस कंटेन्स मेनली, बायोगैस के ऊपर तो हमने पूरा का पूरा एक वीडियो किया हुआ है। बायोगैस, हमारी जो बायोगैस के ऊपर अगर आप बात करते हैं एनवायरनमेंट में, जिसमें हमने बायोगैस की जो पॉलिसी आई है उसके बारे में बात की है 2018 की। और आपको मालूम है कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की हमने बात की है कि हमारा फोकस है कि हम एथेनॉल 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल में कर सकें, राइट। 20% तक हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकें, हमने बात की है। उसमें अभी जो है हम मात्र 10% कर पाए हैं, मतलब 9.99% कर पाए हैं। अभी हम अपने लक्ष्य से थोड़ा सा दूर है, पर ये हमारा लक्ष्य है, राइट। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि जब मैंने बायोगैस की बात की और मैंने कहा कि एथेनॉल की हम वो कर रहे हैं, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें समझ में आई होंगी कि इसमें CH4 जो है वो मेनली कंटेन करता है, ठीक है। CH4 कंटेन करता है, और CH4 का आपको मतलब मालूम है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मीथेन। मीथेन कंटेन करता है।
नाउ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, अगेन जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई चीज़ बर्न करते हैं, स्पेशली जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, तो आप एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन को आप बढ़ाते हैं, है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऐड टू एयर पोल्यूशन। ये तो हम मतलब छोटी थे ना, सेकेंड थर्ड क्लास में थे, दूसरी तीसरी कक्षा में थे, तब से हम ये लिखते आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या लिख देते हैं, व्हीकल्स का चलना जो है वो फॉसिल फ्यूल जो है एयर पोल्यूशन बढ़ा रहा है, और इंडस्ट्रीज़ जो हैं, फैक्ट्रीज़ का धुआं जो है वो एयर पोल्यूशन बढ़ा रहा है, और फॉसिल फ्यूल्स का जलना जो है वो बढ़ा रहा है, या घर में जो चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उससे क्या बढ़ रहा है, उससे किसकी मात्रा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में। मेजरली अगर हम बात करते हैं तो उससे किसकी मात्रा बढ़ रही है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एयर में बढ़ रही है, ये हम बोलते हैं। और ये तो बहुत ही मतलब जैसे मैं उसको बोलती हूँ ना, सेकेंड थर्ड क्लास की अगर हम साइंस में अगर पढ़ा होगा, ऐसे हमने लिखा होगा, तो उसमें भी हमने ये बात बोली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। नाउ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ किसको बोलते हैं? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या, जब आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट इक्विवेलेंट हो जाता है किसी कंट्री का, तब हम उसको बोलते हैं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। ये एक तरह का डेमोग्राफिक टर्म है, इकोनॉमी में भी यूज किया जाता है, डेमोग्राफिक टर्म है। जब आपकी बर्थ और डेथ का रेट, बर्थ और डेथ का रेट इक्वल हो जाता है एक पूरी के पूरे नेशन में, तब हम उसको बोलते हैं। और ये जो कहा जाता है, इसको बोला जाता है, इस फिनोमिनन को बोला जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ये फेज कहलाता है, ठीक है। नाउ deserts, grassland, forest and tundra regions are examples of course ये तो हमने इसमें और पढ़ लिया था। इसमें अगर हम बढ़ाना चाहें तो उसमें आपको सेमिनार्स भी बढ़ा सकते हैं और भी बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाए थे, तब मैंने आपको किस प्रकार के इकोसिस्टम पढ़ाए थे, टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। तो ये जाहिर सी बात है किसका हिस्सा है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हिस्सा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर हम एक्वेटिक की बात करेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम का हिस्सा कौन कौन से हैं, तो उसमें आप दो तरह से बात करते हैं। एक तो इसमें भी होता है, हालांकि इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल का फंडा इसमें भी होता है। नेचुरल जो है अपनी जगह में, इसमें आर्टिफिशियल अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो उसमें जू जो है वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप बात करते हैं तो इसमें एक्वेरियम जो है वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल तो ऑफकोर्स आपको मालूम है कि लेक हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जो नेचुरली फॉर्म्ड वाटर सोर्सेज हैं वो नेचुरल हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नो। सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आप जानते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम्स। तो डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, टुंड्रा रीजन्स, ये सब कुछ क्या हो गए हैं, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम्स हो गए हैं। और ये सारे जितने हैं ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। अब the pyramid of energy is always upright for any ecosystem. This situation indicates, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं पिरामिड्स की तो हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स की। ट्रॉफिक लेवल्स में जैसे आपको मालूम है सबसे पहले क्या होता है, लाइट से एनर्जी मिलती है। लाइट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है, ठीक है। ये हम जानते हैं, जब हमने फूड चेन, फूड वेब पढ़ी थी तो हमें क्लियर है। उसके बाद वो एनर्जी कहाँ जाती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास या ऑटोट्रोफ्स के पास। ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं हमारे, ऑटोट्रोफ्स आपको मालूम है जो हमारे पेड़ या वनस्पति होते हैं उनको हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये बेसिकली अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। मतलब किसी और से अपना वो नहीं लेते, खाना बनाने के लिए किसी से खाना उधार नहीं मांगते, अपना खाना स्वयं बना रहे हैं। मतलब कैसे लेते हैं, आपको मालूम है एनर्जी चाहिए इनको, लाइट एनर्जी चाहिए, सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, वो सब अपना खाना बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये आप जानते हैं, ठीक है। कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल का, ये हम थोड़ा सा किंगडम प्लांटे में भी चले गए। अब ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो ये 100% है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर आप क्या गए, तो आप गए पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स पे गए। प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको अपन क्या बोलते हैं, अपन हर्बीवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स पे गए। अब इसमें क्या होता है, हर लेवल पे हीट जो है वो रेडिएट हो रही है, हीट जो है वो लॉस हो रही है, ठीक है। उस पर अगर आप गए प्राइमरी कंज्यूमर्स में, उसके ऊपर गए आप सेकेंडरी, तो वो आ गया 10%। फिर आप गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, वो आ गया 1%। अगर आगे गए टर्शियरी कंज्यूमर्स में तो आ गया 0.1%, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर जो साइकिल चली तो क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर्स को किसने, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को किसने कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, ठीक है। उसके बाद इनको किसने कंज्यूम किया, इनको कंज्यूम किया जो
आपके कार्निवोरस होते हैं उनने, ठीक है। कार्निवोरस में भी टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उन्होंने इनको कंज्यूम किया। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ने क्या बात की थी कि यहाँ पे अपन ले लें फॉर एग्जाम्पल, अपन यहाँ पे ले लेते हैं रैट, ठीक है, ये रैबिट ले लेते हैं। चलो यहाँ पे अपन ने ले लिया रैबिट, ठीक है, यहाँ पे अपन ने ले लिया रैबिट। रैबिट को अगर अपन ऊपर ले आते हैं तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं कोई सा भी एनिमल ले लेते हैं, जैकॉल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैकॉल ले लेते हैं। जैकॉल को टर्शरी कंज्यूमर किसने कंज्यूम कर लिया? टाइगर ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब टाइगर भी क्या है कि वो टर्शरी कंज्यूमर तो है, उसको मार के खाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन अमृत तो चख के वो भी नहीं आया ना, मरेगा तो वो भी, उसकी भी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, वो भी मरेगा। तो जिस दिन वो मरेगा उसके बाद क्या होगा, हीट जो है वो मरा, उसके बाद टाइगर तो क्या हुआ, नीचे जमीन में मिलेगा, ठीक है। डीकम्पोजर्स जो हैं वो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे और डीकम्पोजर्स जो हैं फिर वो किसको सप्लाई करेंगे, न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे फिर प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। तो आपको मालूम है इनको क्या बोलते हैं, डेट्रीवोर्स। तो इस तरह से आपकी फूड चेन चलती है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी बात इसकी हो रही है कि हर चेन पे, हर लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल पे हीट लॉस होती है या एनर्जी जो है वो बदलती है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, ऑलवेज अपराइट फॉर एनी इकोसिस्टम, दिस सिचुएशन इंडिकेट्स दैट, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, herbivores have better energy conversion efficiency than carnivores. No. Producers have the lowest energy conversion efficiency. Carnivores have the better energy conversion efficiency than herbivores. Energy conversion efficiency is same at all trophic levels. तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल्स पे एनर्जी कन्वर्शन की अगर आप बात करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी सेम रहती है, दर जो है वो सेम रहता है, कोई भी किसी से किसी भी लेवल पे ऊपर नहीं रहता, ना प्रोड्यूसर, ना कार्निवोर्स, ना हर्बीवोर्स, ना डेट्रीवोर्स, कोई भी नहीं रहते, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि सब लेवल्स पे सेम लेवल पे कंजम्पशन हो रहा है। तो ये फूड चेन का जो मैंने आपको समझाया, इसका रीज़न यही था कि ये तो बहुत बार समझ चुके हो, फूड वेब कैसे काम करती है, फूड चेन कैसे काम करती है। आपको अभी जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट है, अचीवर्स लेवल का क्वेश्चन है, तो ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कन्वर्जन जो एफिशिएंसी है वो सेम रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स की हायर होगी। Now, एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है, अभी जैसे जो मैंने पहले बताया, जो पूरा मैंने डिस्कशन किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा जो अपन ने बनाया, डिस्कशन किया, पूरा जो अपन ने साइकिल बनाई, पूरी अपन ने जो फूड वेब बनाई, इससे एक चीज़ समझ में आई कि पूरा सर्कल चल रहा है। इसी को अगर अपन फूड वेब बना लेंगे तो इसमें मल्टीपल लेवल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी आपका जो चल रहा है, जो एनर्जी फ्लो है वो कैसा है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा है क्या, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है, वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में मल्टी डायरेक्शनल होता है। सो द आंसर इज मल्टी डायरेक्शनल। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज, अब हमने ट्रॉफिक लेवल्स जो है हमने पढ़ लिया, हमने पिरामिड में ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ लिए। अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लेक में बात करते हैं, लेक्स में लेक और पॉन्ड जो है वो अपराइट पिरामिड का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एक मैंने जब आपको इंटरमीडिएट क्वेश्चंस पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी कि एक पर्टिकुलर जगह पर मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर अपराइट पिरामिड नहीं देखा जाता। वो कौन सी चीज़ थी, वो कौन सा इकोसिस्टम था, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कहाँ अच्छा है, वो आपको पता है कि वो लेक में है, और कहाँ पर अच्छा है, पॉन्ड्स में अच्छा पाया जाता है। अब खैर हम इसमें बात कर लेते हैं, तो इसमें ट्रॉफिक लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन्स की, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है अगर आप इनकी बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की भी, तब भी आपसे मैंने कहा था कि हम प्लैंक्टन्स पे चले जाएंगे अगर हम ओशंस की बात करते हैं, और वो कितना ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल वो कितना मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की, राइट। तो ये होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। अब इनके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की जब हम बात करते हैं कि इनको जो कंज्यूम करने का काम करते हैं वो बेसिकली होते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, ठीक है। इसके अलावा जब हम फिशेस और बैथोस की बात करते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स के तौर पे आ जाते हैं, ये इनको हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या उससे ऊपर का जो लेवल है हम उस पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स की तो इनको हम प्राइमरी कंसिडर करते हैं।
सो नाउ वी नो दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल मतलब पहला हो गया प्रोड्यूसर्स का, दूसरा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स का, थर्ड जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। इसके बाद अगर आप जाना चाहें तो आप टर्शरी कंज्यूमर्स पे जा सकते हैं, राइट। तो आपको ये मालूम है कि फर्स्ट सेकेंड की अगर हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स की, तो हम बात कर रहे हैं ज़ूप्लैंक्टन्स की। सो आंसर इज ज़ूप्लैंक्टन्स, राइट। नाउ let's come to another one. Which of the following can act as a pioneer species in Zyrex succession? अगर Zyrex succession की हम बात करते हैं तो ये एक तो ड्राई रीजन में होता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि Zyrex से मेसिक में वो कन्वर्ट होता है, सक्सीड होता है, ठीक है। सक्सेशन की बात जब हो रही है मतलब एक चीज़ से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं पायनियर स्पीशीज़ की, तो वो क्या काम करती हैं पायनियर स्पीशीज़? वो जब सक्सीशन मतलब एक चीज़ से दूसरी, वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर, दिस वन इज लीडिंग टू दिस, ऐसे हम बात कर रहे हैं ना, एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है इसमें, अगर हम बात करते हैं लाइकेंस की, तो लाइकेंस क्या काम करते हैं? लाइकेंस इसमें ये काम करते हैं कि ये एक तरह के एसिड को सिक्रीट करते हैं, एसिडिक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक सब्सटेंस जब ये सिक्रीट करते हैं तो उससे क्या होता है? इससे एसिडिफिकेशन होता है या वेदरिंग होती है। एसिडिफिकेशन छोड़िए, वेदरिंग होती है, ठीक है। रॉक्स की वेदरिंग हुई, रॉक्स पे इनने एसिडिक सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट किया, तो रॉक्स की हुई वेदरिंग, रॉक्स की वेदरिंग हुई, तो उससे क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ उसका? सक्सीडिंग स्टेप क्या हुआ उसका? कि रॉक्स की वेदरिंग के बाद क्या हुआ? सॉइल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? छोटा छोटा जब जो ऐसे पेड़ों का जो निर्माण है, ऐसे पेड़ों का आप कहेंगे प्लांट्स जो हैं, छोटे छोटे से पेड़ उगेंगे जिनको कम सॉइल की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या किया? आप यहाँ पे आ गए, आपने यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने जब बात की तो आपने सबसे पहले बात की लाइकेंस की, ठीक है। आपने सबसे पहले बात की, जैसे हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने लाइकेंस की बात की। लाइकेंस ने इसको क्या किया? सॉइल को वेदर किया, ठीक है। वेदरिंग की, रॉक की वेदरिंग होगी, बनी वो सॉइल, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने बनी सॉइल, उसको क्या हुआ? वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पेड़ उगे जिनको सॉइल की ज़रूरत, कम सॉइल की ज़रूरत होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स, ठीक है, सॉरी, हाँ, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बाद क्या हुआ? ब्रायोफाइट्स के बाद, इसके बाद आपको फिर धीरे धीरे क्या इनमें सक्सीड हुए? ये धीरे धीरे सक्सीड हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर सक्सीड किया, फिर इनका एक अलग लेवल हुआ, थोड़े से और जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म्स हैं, जो पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो आए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आया, आप मान लीजिए कि हर्ब्स आए, ठीक है। हर्ब्स आए, यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप मान लीजिए हर्ब्स आए। उसके बाद हर्ब्स के बाद जो नेक्स्ट सक्सीड हुआ, आप मान लीजिए श्रब्स या बुशेस मान लीजिए, ठीक है, श्रब्स या बुशेस मान लीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट आया, लास्ट आया, वो आया ट्रीज, ठीक है। तो उसमें हुआ आपका ट्रीज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अगर आप बात करते हैं तो ये पूरे के पूरे आपका सक्सेशन है जो आपको समझ में आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? आपको ज़ायरोफाइट से, या आप बोलते हैं ज़ेरेक्स से, काय में हो रहा है? मेसिक में तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको पूरा का पूरा सक्सेशन आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि ये इसी वजह से जो पायनियर स्पीशीज़ है, जिसने सबसे पहले ये काम किया, ये पूरा प्रोसेस जिसके कारण हो पाया, वो कौन सी है? वो है लाइकेंस। तो हम बात कर रहे हैं लाइकेन की, ठीक है। लाइकेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सी देख पा रहे हैं आप? ओके। नाउ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि जिसको हम बोलते हैं नैम्प, ठीक है, वो कौन रन करता है? वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रन करता है हमारा, जिसको हम CPCB भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या मॉनिटर करता है? ये बेसिकली पोल्यूटेंट्स की मात्रा जो है वो मॉनिटर करता है सब अलग अलग लोकेशंस पे, और उस हिसाब से ये आकलन करके हमको क्या देता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स हमको बताता है एयर क्वालिटी के क्या, कहाँ पे किस तरह की एयर क्वालिटी है, किस जगह पे, किस लोकेशन पे किस तरह की एयर क्वालिटी है, ये हमको बताता है, ठीक है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है कि इसको अलग अलग एयर क्वालिटीज़ को चेक करना पड़ता होगा, मॉनिटर करना पड़ता होगा, एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको मॉनिटर करना पड़ता होगा। तो कौन से एयर पोल्यूटेंट्स इसमें मॉनिटर होते हैं ये मैं आपको बता दूं। इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो बाकी तो ठीक है, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के बाकी जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे मॉनिटर किए जाते हैं। मतलब PM10 और PM2.5 भी मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बहुत क्लियर हो गया कि 2, 3 और 4 कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको मॉनिटर
नहीं करते। ठीक है, तो अगर, क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि ग्लोबल वार्मिंग पे जो GHG है वो सबसे ज़्यादा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि भाई सबसे पहला जो ऑब्वियस आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा। इसी वजह से ये जो है आपका अचीवर्स लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मॉनिटर नहीं किया जाता। नाउ इकोलॉजिकल प्रोसेस फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, समतल जिसमें कोई परिवर्तन ना आया हो, यूनिफॉर्मिटी रही हो। इसके आपको समझ में आया, कंसेप्ट आपको समझ में आया इसका। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, इसमें मतलब क्या होता है, क्या इकोलॉजिकल प्रोसेस के यूनिफॉर्म इफेक्ट रहते हैं? नहीं, हर इकोलॉजिकल प्रोसेस का यूनिफॉर्म इफेक्ट कैसे हो सकता है, उसके इफेक्ट तो डिफरेंट होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका मना हो जाता है। सेम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड इन द पास्ट। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट विद अ यूनिफॉर्म रेट। अगेन ये भी लॉजिकल नहीं हो सकता कि आपको मालूम है अगर फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं तो वो अक्रॉस इकोलॉजिकल सिस्टम्स, अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में, तो वो यूनिफॉर्म रेट पे परफॉर्म नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ये कि आज भी जो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, मतलब वो पास्ट में भी वैसे ही करते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये जो है ये सही आंसर है, right? So the answer is B. Same physical and biological processes that operate today operated in the past as well. Okay, so you got the answer. It is B. Now 24th पे आ जाते हैं। Fertilizers are added to supply main 3 nutrient. ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। ओके फाइन। Fertilizers are added to supply mainly 3 nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium. Biofertilizers can supply which of these एक सेकेंड, wait. Alright, हाँ, बायोफर्टिलाइजर्स कैन सप्लाई विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। बायोफर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं, बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसिकली मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, साइकिल है मिट्टी की, वो बढ़ाते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फसल होती है, जो आपकी जो क्या आप कहते हैं कि उस पर जो यील्डिंग होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। आप इसमें बात करते हैं। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें से कौन कौन से हैं, इसमें सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस और पोटाशियम, तीनों ही इसमें आ जाएंगे। तो आपको मालूम है इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं तो उसमें 1, 2 and 3 शुड बी आवर आंसर, विच इज द आंसर 1, 2 and 3। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको मालूम है इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया, 1972 में आया है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर कौन सी ऐसी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हैं जो उसमें आती हैं। अब सबसे बड़ी बात जब मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये हम पढ़ चुके हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे यहाँ। तकरीबन 552 या 53, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन मेरे ख्याल से 553 होना चाहिए। 553 तकरीबन हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, और तकरीबन 106 हमारे यहाँ आधिकारिक तौर पे नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि इनमें आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं आते, राइट। तो आंसर आपके पास क्लियर हो गया, आंसर आपको पता चल गया कि 1 और 2 जो हैं वो इसमें आते हैं। तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर संरक्षण उनको प्राप्त है। Now, which of the following tiger reserves is are also a national park? इसमें आपने कोर क्षेत्र सुने होंगे टाइगर के, या क्रिटिकल क्षेत्र आपने टाइगर के सुने होंगे, राइट। तो जब हम टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो उनमें से कौन से वो टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि नेशनल पार्क भी हैं। अब इसमें आपने सरिस्का का नाम सुना है, इसमें आपने इंद्रावती, मानस, ये सारे ही नाम जो हैं फेमस हैं। और इनका आंसर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जितने टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कि आपको बहुत फेमस जो है टाइगर रिजर्व्स की जब बात की जाती है तो बहुत सारे जो फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं वो नेशनल पार्क भी हैं, जिसमें से ये चारों भी आते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही जो है टाइगर रिजर्व्स ये नेशनल पार्क भी हैं। तो इसमें आंसर जो है 1, 2, 3 and 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउन
हेज डोम फॉर्म्ड इन द सिटी इज बिकॉज ऑफ विच गैस? ब्राउन हेज डोम आपने अगर यहाँ पे नहीं देखा है आपके घर के एरियाज में या आपके शहर में ऐसा नहीं है तो यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है देखने लायक, राइट? इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं है। होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ पोल्यूशन जहाँ पे बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ जहाँ बहुत ख़राब होती है, वहाँ पे ब्राउन हेज डोम जो है वो बन जाता है। और ये बेसिकली बनता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। जैसे आपको मालूम है नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बहुत समय तक रहती है और आपको मालूम है कि 300 गुना ज़्यादा फेटल होती है अगर आप बात करते हैं CO2 से, ठीक है? और इसको एटमॉस्फेयर में भी रहने का जो इसका टाइम है वो बहुत लंबा है और इसको जो अगर रेडिएट करने की आप बात करते हैं, हीट ट्रैपिंग अगर इसकी आप कैपेसिटी देखते हैं तो वो CO2 से ज़्यादा होती है। सो द आंसर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाउ ये जब हमने बात की थी, मैंने आपको जब वेटलैंड्स के बारे में बताया था, सुंदरबन डेल्टा की बात की थी, तब भी मैंने आपको बताया था, एस्चुरीज की भी हमने बात की थी इस बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम बात इसकी होती है वाटर वेटलैंड में जो होता है, या जब आप बात करते हैं मैनग्रोव्स की भी हमने जब बात की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ का जो पानी है वो एक्चुअली फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है और सलाइन भी हो सकता है, ठीक है? सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आती हैं और उसमें सैलिनिटी ऑफकोर्स ओशन जितनी सैलिनिटी नहीं होती सी जितनी, लेकिन ये भी हो सकता है। तो ये सारे ही जो हैं ये सारे ही बॉक्सेस जो हैं यहाँ पे टिक होते हैं, ठीक है? सो द आंसर इज, यहाँ पे सैलाइन तो है नहीं लिखा हुआ, तो 1, 2 and 3 आर द राइट आंसर्स। वेटलैंड का जो पानी है वो तीनों ही हो सकता है। नाउ अब अराउंड द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ tiny electrically charged particles high in atmosphere react with the rays from the sun to create beautiful sheets of light। अब ये दोबारा पढ़ो तो समझ आएगा, ठीक है? अराउंड द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, है ना, मतलब सबसे उत्तरी भाग पे, उत्तरी जो पोल है हमारा अर्थ का, वहाँ पे tiny electrically charged particle high in atmosphere react with rays of sun to create beautiful sheets of light। इनको हम क्या बोलते हैं? और ये अगर आपने देखा है तो you are one of the luckiest people, क्योंकि ये बहुत लोगों के बकेट में होता है, ठीक है? जिसको आप बोलते हैं ना बकेट लिस्ट होती है कि हमको अपनी लाइफ में अब मरने से पहले हमें ये काम करने हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की बकेट लिस्ट में होता है कि उनको ये देखना है। और हम बात करते हैं इनको नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, उनको बोला जाता है क्या? दी नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है? ये तो आपने सुना होगा, दी नॉर्दर्न लाइट्स। आपने सुना है किसी को आपने कहते हुए कि अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आपको लाइफ में क्या करना है, तो कहा जाता है कि भाई हमको नॉर्वे जाके द नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, ठीक है? तो ये बहुत लोग सैलानी जो हैं सितंबर से लेके अप्रैल में सबसे अच्छा देखा जाता है कहते हैं, तो बहुत सारे सैलानी जो हैं वो नॉर्वे का रुख करते हैं सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। और अगर इनका आप जो टेक्निकल टर्म है, जो ओरिजिनल टर्म है, अगर वो देखें तो वो बेसिकली होता है ऑरोरा बोरेलिस, ठीक है? तो आपको मालूम है आंसर जो है वो है ए। Okay, and see how beautiful this looks. It is almost magical, right? The पूरा जो lightning है वो आसमान में आपको दिखाई देती है, and it says like, मैंने तो नहीं देखी, मेरी भी bucket list में है ये, लेकिन it looks almost magical, like आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दुनिया में, किसी दूसरी दुनिया में आ गए। Okay, now PVC जो है उसकी बात कर लेते हैं। पीवीसी आपने सुना होगा कि पीवीसी फ्री, या आपने आजकल सुना होगा BPA फ्री प्लास्टिक, है ना? तो जब हम पीवीसी की बात करते हैं तो पीवीसी हमें ये मालूम है कि बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होता है, ठीक है? पर इसका फुल फॉर्म क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पॉलीमर होता है, ये आपको क्लियर है, ठीक है? पॉलीमर होता है, ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो पॉलीमर, अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, पॉलीमर होता है तो हमको ये मालूम है कि आंसर जो है बी है ना? चीज़ें आसान हो गई आपके लिए, क्लियर हो गया आपको। पॉलीमर विनाइल क्लोराइड जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, राइट? और ये बहुत टॉक्सिक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होता है, इसलिए आजकल हम नॉर्मली पीवीसी रहित प्लास्टिक की बात करते हैं। ओ, इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे। हमने कंप्लीट कर लिया अपना अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन भी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, और हमने बेसिकली क्या किया है, एडवांस लेवल के MCQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया है क्या, हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया हमने। पुराने जो हमारे वीडियोस हैं जो हमने किए हुए हैं कंप्लीट, एनवायरनमेंट में अगेन बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल छोड़ना मत। हमने करंट अफेयर्स में भी किया हुआ है, शॉर्टी नोट्स में भी किया हुआ है, तो यू कैन गेट अ
टैप ऑफ इट, राइट। अब कैसे देख रहे हैं पुराने वीडियोस, कैसे जाओगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है, magnetbrains.com। वहाँ पे जाओगे तो हमारे जितने कोर्सेज चलते हैं NTSC, ओलंपियाड, K-12 तक के आपको मिल जाएंगे। जैसे ओलंपियाड यहाँ पे ओपन किया, राइट, तो यहाँ पे देखो ये ओलंपियाड दिख गया, यहाँ पे जाके क्लिक करना इस पे, तो इस तरह के पेजेस ओपन होंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे वीडियोस हैं आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। इसको स्क्रॉल अप करोगे तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको जैसे यहाँ पे आर्ट एनवायरनमेंट है, जितने भी वीडियोस हमने किए हैं वो सारे मिल जाएंगे। बाकी करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा, शॉर्टी नोट्स में भी इसके बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आपको अगर कोई वीडियो देखना है, पूरा नहीं देख पा रहे हो, व्हाट यू कैन डू इज, आपको टाइम आप नोट कर लो, जितना देख सकते हो उतना देखो, नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेना। सो दैट इज कंप्लीटली योर ओन डिस्क्रिप्शन, राइट। अब क्योंकि IGKO का एग्जाम आ रहा है, बहुत जल्दी आ ही गया है, मतलब 2 चरण में अगर हम बात करते हैं तो 2 डेट्स आई हैं हमारे पास, लेकिन 15 सितंबर अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 15 सितंबर फर्स्ट डेट को अपन कंसिडर करके चल रहे हैं। 15 सितंबर की अपने पास डेट है जब IGKO एग्जाम आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। पढ़ाई जो करनी है वो हमें रेगुलर करनी पड़ेगी, पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, रेगुलर अपडेट जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट क्वेश्चंस वगैरह जो हमने किए हैं उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। रेगुलर अपडेट FB पे और इंस्टा पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई चक्कर है ही नहीं ना। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि आपको जाना है चैनल पे, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आपको एक्सेस करना है। और कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ हो जो समझ में नहीं आ रही हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू, राइट। आई होप नाउ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, उससे पहले अब ये पूरा कंसेप्ट जो किंगडम एनिमिलिया से लेके किंगडम प्लांटे से लेके एनवायरनमेंट तक का पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि ये जो है शॉर्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद अपन बढ़ने वाले हैं काय पे, इसके बाद अपन बढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ पे। तो सोशल स्टडीज़ बिल्कुल अलग दुनिया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको करके पूरा ख़त्म कर दो, दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट पर्सनली। और बाकी तो आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। सो यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।